Okay, students, so we are about to start a new chapter that is called Management of Natural Resources. Management of Natural Resources. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि ये रिसोर्सेज का क्या मतलब है। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम की है, हम उसको रिसोर्सेज बोल सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या होगा? वैसे रिसोर्सेज जो नेचर द्वारा हमें दिए गए हैं उनको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स provided to us by nature which can be used to fulfill our needs। अब एक और कहानी मैं आप सुनाता हूं आपको। चिपकू आंदोलन, ये एक आंदोलन था पेड़ों को बचाने के लिए। इंग्लिश में इस आंदोलन को बोलते हैं हग द ट्रीज मूवमेंट। देखो चिपकू का मतलब क्या होता है? चिपक जाना, तो वही इंग्लिश में लिखा गया हग द ट्रीज मूवमेंट। तो आपको लग रहा होगा यार ऐसा नाम क्यों रखा गया है, थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। तो ये कहानी कहां की आप देखें, हिमालयाज में एक शहर है गारवाल, ठीक है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, शायद आपने नाम सुना हो। वहां एक छोटा सा विलेज है रेनी विलेज। वहां की कहानी है, बिजनेसमैन गॉट परमिशन टू कट ट्रीज इन द विलेज। किसी बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली कि रेनू विलेज के जो फॉरेस्ट और ट्रीज है उसको वो काट सके। तो रेनू विलेज के पास एक फॉरेस्ट था, तो एक बिजनेस ने परमिशन ले ली गवर्नमेंट से कि वो उन फॉरेस्ट को काट सके, ठीक है। सो ही सेंट पीपल टू कट ट्रीज। तो क्योंकि उसके पास लीगल परमिशन था, तो उसने अपने कुछ लोगों को भेजा उन ट्रीज को काटने के लिए। लेकिन वहां के उस विलेज के जो लोग थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि फॉरेस्ट को काट के फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा जाए। तो जब वो लोग पेड़ काटने पहुंचे तो वहां की जो वुमेन थी, वुमेन डिड चिपकू आंदोलन। उन्होंने चिपकू आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके कारण पेड़ काटना पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब देखो उन्होंने चिपकू आंदोलन कैसे किया। आप देखें चिपकू आंदोलन की फोटो। लेडीज क्या करती थी, पेड़ से चिपक के खड़ी हो जाती थी, वो इस तरीके से, देखें आप इस फोटो में देख सकते हैं आप, पेड़ से चिपक के खड़ी हो जाती थी और बोलती थी पेड़ काटने वालों को, चलो काटो, काट सको पेड़ तो काटो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये लेडीज इस तरह से खड़ी हो जाएंगी तो जो पेड़ काटने वाले लोग हैं वो पेड़ नहीं काट पाएंगे। स्प्रेड इन नियर बाई विलेजेस। तो ये जो चिपकू आंदोलन था वो आसपास के विलेजेस में भी फैल गया। आसपास के विलेजेस, दूसरे विलेजेस के लोग भी इसी तरीके से पेड़ों को काटने को अपोज करने लगे चिपकू आंदोलन से। फाइनली ये जो चिपकू आंदोलन है वो बहुत पॉपुलर हुआ, गवर्नमेंट की आंखें खुली और फिर गवर्नमेंट हैड टू स्टॉप द बिजनेसमैन। तो फिर गवर्नमेंट को उस बिजनेसमैन को रोकना पड़ा कि आप पेड़ मत काटो। उसका जो परमिशन था पेड़ काटने का उसको कैंसिल करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोकल लोगों ने लड़के पेड़ों की रक्षा की। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन आज हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज खतरे में है। क्यों खतरे में है? फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को मारा जा रहा है, जानवर कम होते जा रहे हैं, पानी में वाटर पॉल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, इंडस्ट्री का वेस्ट आके इसमें मिल रहा है जिससे वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है, हमारे रिवर्स और ओशंस गंदे हो रहे हैं। कोल और पेट्रोलियम का हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में और बाकी जगहों पे कि वो खत्म होने के कगार पे हैं। शायद कुछ सालों बाद हमें कोल और पेट्रोलियम सिर्फ किताबों में ही दिखे। तो हमारे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डेंजर में हैं। इसलिए हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ख्याल रखने की जरूरत है, हमें उन्हें प्रॉपर तरीके से यूज करने की जरूरत है। इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें कैसे सही ढंग से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारा काम भी चलता रहे और ये नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय नहीं हो और सदियों तक अच्छे से मेंटेन रहे।
तो वो कैसे करें यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फॉलोइंग रीजंस। अभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज सही से मैनेज नहीं है, उनको हमें सही से मैनेज करने की जरूरत है। क्यों, देखते हैं। लिमिटेड, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे आप देखें, फॉरेस्ट को हम काटते जा रहे हैं तो एक ना एक दिन फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को हम जिस रेट से यूज कर रहे हैं, जल्दी पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारी कारें कैसे चलेंगी, बसेज कैसे चलेंगी, हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, समझ रहे आप? तो क्योंकि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें उनको ऐसे यूज करना है, ऐसे मैनेज करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक चल सके। वी आर पॉल्यूटिंग देम, अभी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर को हम पॉल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। वी आर नॉट यूजिंग रिसोर्सेज इन environment friendly way, we are not using resources in environment friendly way। जैसे आप देखें, अगर हम कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है जो एयर पोल्यूशन क्रिएट करता है, जो कि सही बात नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि एनवायरनमेंट पे निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज should be equally distributed to all। नेचुरल रिसोर्सेज नेचर का एक गिफ्ट है हमारे लिए, तो वो नेचर का गिफ्ट हर इंसान को अवेलेबल होना चाहिए इक्वली। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन रीजन के कारण हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करने की जरूरत है। तो हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात थोड़ी डिटेल में करेंगे। फॉरेस्ट के लिए यह टर्म यूज किया जाता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या मतलब होता है इसका? बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने हैं तो आपको कहां जाना चाहिए? किसी फॉरेस्ट में जाना चाहिए। फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाईज मिलेंगी, फ्रॉग्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। तो फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिम्स पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। इसलिए फॉरेस्ट के लिए यह टर्म यूज होता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मीन्स प्रोटेक्टिंग इट्स बायोडायवर्सिटी। देखो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट से कुछ जानवर गायब होते जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा टाइगर जो है वो खत्म होता जा रहा है फॉरेस्ट से हमारे, ठीक है। तो हम जब बोल रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसका मतलब है उसकी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, मतलब उसमें रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, उन सब को हमें प्रोटेक्ट करना है। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी फॉर स्टेबल इकोसिस्टम। देखिए आप, इकोसिस्टम के बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और सिस्टम को चलाते हैं। तो अगर कुछ एनिमल्स और प्लांट गायब हो जाएंगे तो इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्टेबल इकोसिस्टम के लिए ये जरूरी होता है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहें और सही नंबर में रहें, ठीक है। इसलिए बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर स्टेबल इकोसिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट को सही से मैनेज करने की। तो कौन फॉरेस्ट को सही से मैनेज करेगा? क्या आप और हम मैनेज करते हैं फॉरेस्ट को? नहीं। आप और हम जैसे लोग तो फॉरेस्ट कभी कभार ही जाते हैं कुछ पिकनिक विकनिक मनाने, नहीं तो हमें तो फॉरेस्ट से मिलना ही नहीं होता है, ठीक। तो कुछ लोग होते हैं जिनका फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होता है, और वो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वैसे जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ध्यान दें आप इस टर्म पे, स्टेक होल्डर्स।
ऐसे स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है इंग्लिश में पीपल विथ कंसर्न और इंटरेस्ट इन समथिंग। पीपल विथ कंसर्न और इंटरेस्ट इन समथिंग, ऐसे लोग जिनका किसी चीज में इंटरेस्ट हो उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो यहां पे हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होता है और उनके इंटरेस्ट से फॉरेस्ट का मैनेजमेंट डिसाइड होता है। देखते हैं कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले हैं पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट। ऐसे जो लोग जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द या फॉरेस्ट में रहते हैं, आप समझ लो, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं या फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है क्योंकि फॉरेस्ट से ही उनकी दुनिया चलती है। ठीक है, तो वो लोग को हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट आते हैं बिजनेसमैन हु रन फॉरेस्ट, सॉरी, बिजनेसमैन हु रिक्वायर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर फैक्ट्रीज। जैसे आप देखें फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वुड हो गया, वो फैक्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, तो उस फैक्ट्री के जो बिजनेसमैन होंगे उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा, तो उनको हम बोलेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उसका काम ही होता है फॉरेस्ट में इंटरेस्ट लेना और फॉरेस्ट का ख्याल रखना। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स। ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको फॉरेस्ट से कुछ चाहिए नहीं होता है, ना ही उनका काम होता है फॉरेस्ट का ख्याल रखना, बस उन लोग का इंटरेस्ट होता है फॉरेस्ट में। वो लोग बाय देयर ओन इंटरेस्ट चाहते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, तो उनको हम बोलते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स। तो ये चार तरीके के लोग होते हैं जिनको हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स बोल सकते हैं। कौन कौन? वो लोग जो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहते हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा। ठीक है, वैसे बिजनेसमैन जिनकी फैक्ट्रियां फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे चलती हैं, ऑब्वियसली उनको फॉरेस्ट में इंटरेस्ट होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, उनका तो काम ही है फॉरेस्ट का ध्यान रखना। एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, तो ये वैसे लोग होते हैं जो बाय इंटरेस्ट फॉरेस्ट का ख्याल रखना चाहते हैं। ऐसे तो क्या होता है, ये जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं इनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, इन सब टाइप के बड़े एनिमल्स को बचाने में। ठीक है, इनमें इनका मेन इंटरेस्ट होता है। बट इन लोगों को यह बात समझ में आती है कि अगर इन एनिमल्स को बचाना है तो पूरे फॉरेस्ट को ही बचाना पड़ेगा और फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी को बचाना पड़ेगा, तभी ये एनिमल्स भी जिंदा रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेक होल्डर के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, पीपल लिविंग इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, हाउ दे यूज फॉरेस्ट। तो सबसे पहले वो फॉरेस्ट का इस्तेमाल किन किन तरीकों से करते हैं, कुछ तरीके देखेंगे उसमें से हम। फर्स्ट है वुड फॉर बर्निंग टू गेट हीट इन विंटर एंड कुकिंग। तो वो फॉरेस्ट से वुड लेते हैं और वो उस वुड को जलाने के काम में लेते हैं ताकि उनको हीट मिले विंटर में और ताकि उस हीट में वो खाना भी पका सकें। सही बात है, सिंपल सी बात है। वुड फॉर हेल्प इन एग्रीकल्चर, वो फॉरेस्ट से वुड लेते हैं और उस वुड से वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे उनको एग्रीकल्चर में हेल्प मिलता है। फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ये तो आप समझ ही रहे हैं, फॉरेस्ट में ये सारी चीजें मिलती हैं, वो फॉरेस्ट से इन सब चीजों को लेते हैं। वुड टू मेक हट्स, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पे ये फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना हट बना रखा है वुड मटेरियल से। ठीक, ग्रेजिंग कैटल, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपनी कैटल को ग्रेज कराने के लिए, घास चराने के लिए फॉरेस्ट में ले जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिससे लोग फॉरेस्ट को यूज करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो फॉरेस्ट की जान निकाल लेते हैं और वो फॉरेस्ट को बहुत नुकसान पहुंचाते होंगे इन तरीकों से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप, दीज पीपल डू नॉट हार्म फॉरेस्ट, प्लीज नोट द वर्ड नॉट। ये जो लोग होते हैं वो फॉरेस्ट का यूज जरूर करते हैं लेकिन फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। देखिए आप, दे डू नॉट कट ट्रीज, वो पेड़ नहीं काटते हैं, ध्यान दे, दे डू नॉट कट ट्रीज, वो पेड़ नहीं काटते हैं।
दे कट ओनली ब्रांचेज, वो पेड़ के सिर्फ ब्रांचेज को काटते हैं, उनके पत्तों को काटते हैं, जो कि फिर से उग के आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो पेड़ों को नहीं काटते हैं, पेड़ों की ब्रांचेज को काटते हैं। तो बेसिकली यानी कि वो फॉरेस्ट को इस तरीके से यूज कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट को कोई डैमेज ना हो और उनका काम भी चलता रहे। दे हैव बीन लिविंग विथ फॉरेस्ट फॉर सेंचुरीज, ये जो लोग हैं वो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द सेंचुरीज से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं। दे नो हाउ टू मेंटेन फॉरेस्ट, इनको पता है कि फॉरेस्ट का ख्याल कैसे रखना होता है और कैसे फॉरेस्ट को इस तरीके से यूज करना होता है ताकि फॉरेस्ट को भी नुकसान ना हो। इंसान तो फॉरेस्ट के आसपास तब से रह रहा है जब से इंसान इस धरती पे आया है, तो कितने सालों से यानी कि फॉरेस्ट के आसपास रह रहा है। तो उससे अगर फॉरेस्ट बर्बाद होने होते तो अभी तक तो पूरे खत्म हो गए होते, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में फॉरेस्ट का मैनेजमेंट खराब तब से होना शुरू हुआ जब से ब्रिटिशर्स आए। ये ब्रिटिशर्स अपनी बड़ी बड़ी मशीनें लेके आए और फॉरेस्ट के ट्रीज बड़े को काटना शुरू किया और काट के उनको फैक्ट्रीज में यूज करते थे वो, तब फॉरेस्ट का मैनेजमेंट खराब हुआ, फॉरेस्ट खत्म होने लगे। उससे पहले तो इंडिया में लोग फॉरेस्ट में रहते थे और कभी भी फॉरेस्ट की प्रॉब्लम नहीं आई। अब बात करते हैं दूसरे स्टेक होल्डर यानी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की। देखिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके लिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताऊं तो पेपर इंडस्ट्री, पेपर जो होता है वो वुड से बनता है, आपको पता होगा, वुड फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। तो पेपर इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आ रहा है? फॉरेस्ट से। जैसे फर्नीचर इंडस्ट्री या टिम्बर इंडस्ट्री, तो ऑब्वियसली फर्नीचर वुड से बन रहा है, वुड फॉरेस्ट से आ रहा है। लाख इंडस्ट्री, लाख क्या होता है शायद आपको पता ना हो, लाख एक सब्सटेंस होता है जो ज्वेलरी बनाने के काम आता है। देखिए, आप बैंगल्स बनाने के काम आ रहा है यहाँ पे। लाख जो होता है वो फॉरेस्ट से मिलता है। ऐसी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रीज, जैसे क्रिकेट के लिए जो बैट बनाती होगी वो तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल लेगी। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनका रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आता है। तो इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। अब देखें, बहुत सारी लकड़ियों को काटना पड़ता है जिससे फॉरेस्ट क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट खराब होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके कारण फॉरेस्ट का काफी डैमेज होता है। फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉरेस्ट इज जस्ट अ मोड ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ एक जरिया है उनकी फैक्ट्रीज के रॉ मटेरियल को सप्लाई करने के लिए। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए फॉरेस्ट सिर्फ एक जरिया है रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए। दे डू नॉट केयर अबाउट फॉरेस्ट, वो एक्चुअली में फॉरेस्ट के बारे में कंसर्न्ड नहीं होते हैं। उनको अपना बिजनेस चलाना होता है जिसके कारण फॉरेस्ट की बहुत बर्बादी होती है। ये सब जो हो रहा है इनफैक्ट उसको सॉल्व करने का तरीका है। क्या तरीका है? दिस डिफॉरेस्टेशन will not be a problem if afforestation is done. afforestation क्या होता है आपको पता होगा? afforestation का मतलब होता है ट्रीज प्लांट करना, जैसे ये लोग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज काटना, जैसा यहां पे हुआ है। और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज प्लांट करना। तो सिंपल सी बात है यार कि अगर हम पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसकी जगह पे उतने ही पेड़ प्लांट कर दें फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है जिसके कारण प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एक प्लान स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिल्वी कल्चर, ठीक है।
सिल्वीकल्चर, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर क्या होता है, नए नए प्लांट्स लगाए जाते हैं, जहां जहां प्लांट काटे जाते हैं वहां वहां नए प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि फॉरेस्ट का लॉस नहीं हो। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सिल्वीकल्चर इज अ प्रोग्राम टू प्लांट ट्रीज टू सेव फॉरेस्ट। कई बार इन इंडस्ट्रीज के कारण एक अलग टाइप की सिचुएशन भी होती है। जैसे आप देखें, पाइन, टीक, यूकेलिप्टस आर यूजुअली यूज्ड फॉर फर्नीचर्स। जैसे फर्नीचर के लिए वुड का यूज होता है, तो जनरली इन ट्रीज का यूज होता है फर्नीचर बनाने के लिए। तो अब क्या करते हैं, ये वुड हमें बहुत, ये जो प्लांट्स हैं इनके वुड हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो उसके लिए कई बार क्या किया जाता है, कई बार नहीं बहुत बार, हरे भरे फॉरेस्ट को साफ कर दिया जाता है और उसके जगह पे सपोज करो टीक का प्लांटेशन कर दिया जाता है, मतलब टीक के बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये टीक के पेड़ जब बड़े होते हैं तो इनको काट के फर्नीचर बना लिया जाता है, फिर यहां पे फिर से टीक के पेड़ लगा दिए जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, फिर इनको काट लेते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। ठीक, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो ठीक काम किया गया, फॉरेस्ट को काटा गया तो वहां पे दूसरे पेड़ लगा दिए गए, तो देखा जाए तो फॉरेस्ट का लॉस नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर भी फॉरेस्ट का लॉस है। कैसे? दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ध्यान दें आप, दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखें, पहले जब यहां पे फॉरेस्ट था तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहां रहते होंगे, इंसेक्ट्स रहते होंगे, बर्ड्स रहते होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। लेकिन अब जब आपने यहां पे सिर्फ टी प्लांटेशन कर दिया, बस एक ही टाइप के पेड़ हैं, पहले बहुत तरह के पेड़ रहे होंगे, अब सिर्फ एक ही टाइप के पेड़ हैं, तो यहां पे वो एनिमल्स, बर्ड्स सब खत्म हो गए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन भी फॉरेस्ट के लिए सही नहीं होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये हमारा तीसरा स्टेक होल्डर है। अब इसके बारे में देखेंगे। ऐसे तो ये डिपार्टमेंट बनता है फॉरेस्ट की भलाई के लिए, बट कई बार उसके कारण भी फॉरेस्ट को लॉस होता है। जैसे अलाउइंग प्लांटेशन ऑफ टिम्बर ट्रीज। तो देखें, हमने अभी भी ये कहानी पढ़ी थी, ठीक है, तो ये जो चीज होती है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब अलाउ करता है तभी होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलाउ करता है कि हाँ ठीक है, फॉरेस्ट हटा दिए जाएं और वहां पे टीक प्लांटेशन कर दिया जाए, तभी ये सब काम होता है। ठीक, तो भले इंडस्ट्री के लिए होता है, लेकिन अलाउ कौन करता है ये सब करना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कारण लॉस होता है फॉरेस्ट को। तो आप सोच रहे होंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए, वो क्यों अलाउ करता है? उसका रीजन है दे अलाउ फॉर रेवेन्यू। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो रेवेन्यू है, पैसा है, वो ऐसा करने से आता है। ठीक है, वो ये जो टीक प्लांटेशन के लिए वो अलाउ कर रहे हैं, तो वो जो पेड़ बिकेंगे बाद में फैक्ट्री वालों को, तो उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग लोकल पीपल अवे। देखिए क्या होता है, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी फॉरेस्ट का ख्याल रखता है तो वो आसपास के लोगों को फॉरेस्ट से अलग कर देता है, उनको फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करने देता। ठीक है, उससे भी कई बार फॉरेस्ट का लॉस होता है। जैसा तो आप समझ ही सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लोकल लोग होते हैं ये फॉरेस्ट में सदियों से रह रहे होते हैं, तो इनको फॉरेस्ट को मैनेज करना आता है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, उन लोकल लोगों को फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से बिल्कुल हटा देता है, जिससे फॉरेस्ट का लॉस होता है। जैसे उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, हिमालयन नेशनल पार्क। ये एक इंडिया का बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, वहां पे एक खास तरह की ग्रास उगती है। ठीक, तो पहले क्या होता था कि आसपास के जो लोग होते थे फॉरेस्ट में रहने वाले, वो अपने कैटल को, अपने गाय भैंसों को लाते थे जो इन ग्रासेस को खाती थी। ठीक, लेकिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस नेशनल पार्क का चार्ज संभाला तो उसने उन लोकल पीपल को मना कर दिया कि आप अपने कैटल को यहां लाके ग्रास खाने मत दो, उनको अलग कर दिया फॉरेस्ट से। ठीक है, तो उससे घाटा हुआ। क्या घाटा हुआ एक्चुअली में, कि अब कैटल आके इस ग्रास को नहीं खाती थी, तो ये ग्रास हद से ज्यादा बढ़ गई, हद से ज्यादा बढ़ गई, और बढ़ के ये झुक गई नीचे की तरफ, नीचे की तरफ झुक गई। तो आप समझ सकते हैं जब ये नीचे की तरफ झुकी तो आसपास के एरिया पे गिर गई,
तो आसपास में इसने किसी और प्लांट्स को ग्रो करने नहीं दिया, जिससे फॉरेस्ट का लॉस हो रहा था। तो आप देख सकते हैं लोकल लोगों को दूर रखने से कई बार फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। फिर अगली प्रॉब्लम होती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एंड डैम्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अप्रूवल से फॉरेस्ट में रोड्स बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, डैम्स बनते हैं, तो इन सब से भी फॉरेस्ट का काफी लॉस होता है। फिर फॉरेस्ट में टूरिस्ट आते हैं तो वो बहुत सारी गंदगी छोड़ के जाते हैं, उससे भी फॉरेस्ट खराब होते हैं। लास्ट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे एक्टिविस्ट। ये जो लोग होते हैं इनका कोई पर्सनल अपना इंटरेस्ट नहीं होता है फॉरेस्ट को बचाने में, ठीक है। जस्ट लव फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जनरली ये ऐसे लोग होते हैं जिनको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से वाकई प्यार होता है, जिसे कारण ये उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। पुट डिमांड्स in front of government to make proper laws to protect forests। तो ये जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से ऐसी मांग करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर लॉज बनाए ताकि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। और कुछ गलत हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट मोर्चा निकालते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं।